गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता गर्ग इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट INPG कॉलेज मेरठ से हूँ। आज हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में यूनिट 1 एजुकेशन एज कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है शिक्षा का अर्थशास्त्र क्या है। शिक्षा का अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसमें शिक्षा पर होने वाले व्यय, उससे प्राप्त आर्थिक एवं सामाजिक लाभ, मानव पूंजी निर्माण तथा शिक्षा और आर्थिक विकास के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। यदि हम इससे सरल शब्दों में देखें तो शिक्षा का अर्थशास्त्र यह बताता है कि शिक्षा में किया गया निवेश व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए किस प्रकार लाभकारी सिद्ध होता है। नेचुरल है, जब हम शिक्षा कर लेते हैं तो उसमें हमें निवेश यानी कि धन खर्च करना पड़ता है, और वो धन किस प्रकार व्यक्ति यानी हमारे पर्सनल यूज और हमारे नेशन के लिए लाभकारी होता है। इसकी एक विस्तृत परिभाषा दी गई है। शिक्षा का अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो यह विश्लेषण करती है कि सीमित संसाधन का मतलब धन से, सीमित संसाधन का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कैसे किया जाए, शिक्षा पर किया गया खर्च किस प्रकार आय, उत्पादकता तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ाता है तथा शिक्षा मानव पूंजी के निर्माण में क्या भूमिका निभाती है। आगे शिक्षा का अर्थ और आर्थिक दृष्टिकोण पर बात करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूंगी कि शिक्षा क्यों लेते हैं, ठीक है, आप क्या बोलेंगे? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई कहेगा नौकरी प्राप्त करने के लिए, और आप में से कोई कहेगा सम्मान के लिए। और आप तीनों के ही उत्तर सही हैं, क्योंकि शिक्षा किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास करती है। तो आइए हम जानते हैं कि शिक्षा एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ हमने दिखाया है अर्थशास्त्र में किसी भी वस्तु या सेवा को दो आधारों पर देखा जाता है। क्या वह वर्तमान में संतोष देती है यानी प्रेजेंट टाइम में हमें एजुकेशन से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, और दूसरा क्या वह भविष्य में आय या लाभ प्रदान करती है यानी जो एजुकेशन हमने ली है उससे हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है या हमारे लिए कौन कौन से इनकम के सोर्स जनरेट हो रहे हैं। यदि हम पहले स्थिति की बात करें कि क्या वह वर्तमान में संतोष देती है तो उसको हम बोलेंगे उपभोग वस्तु, और यदि हम बात करते हैं कि भविष्य में आय या लाभ प्रदान करती है तो उसे कहेंगे हम निवेश वस्तु। शिक्षा इन दोनों ही कसौटियों पर खरी उतरती है, इसीलिए अर्थशास्त्री शिक्षा को ड्यूल नेचर गुड या मिक्स गुड कहते हैं। आइए अब हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं शिक्षा उपभोग के रूप में। यदि हम उपभोग की बात करते हैं तो उपभोग वस्तु का अर्थ क्या है? उपभोग वस्तु वह वस्तु है जिससे व्यक्ति को तत्काल संतोष प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, आपको बहुत जोर से भूख लगी है और आपने घर जाकर रोटी खा ली या आपने कोई फ्रूट खा लिया, तो क्या हुआ? आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, उसका उपभोग करने पर जो सेटिस्फेक्शन मिला तत्काल, वो है उपभोग वस्तु का। जब व्यक्ति शिक्षा को वर्तमान समय में मानसिक संतोष यानी मेंटल सेटिस्फेक्शन, सामाजिक प्रतिष्ठा, नैतिक विकास और बौद्धिक आनंद प्रदान करती है, तब हम कहते हैं कि वह उपभोग वस्तु है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो क्या होता है, अगर हम शिक्षा को उपभोग के रूप में माने तो उसकी पहली विशेषता है ज्ञान से तात्कालिक संतोष। यानी जैसे ही हम ज्ञान का अर्जन करते हैं हमें तुरंत एकदम ही संतोष मिलना लगता है। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया है कि यदि कोई छात्र इतिहास या साहित्य पढ़ता है और उससे आनंद प्राप्त होता है, यह लाभ तभी मिलता है यानी उसी समय मिलता है, भविष्य में नहीं। यानी हम तात्कालिक संतोष की बात कर रहे हैं। दूसरा है व्यक्तित्व विकास। शिक्षा से अनुशासन, आत्मविश्वास, संवाद कौशल तथा नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। यानी कि आप देखिए, अगर आप कम एजुकेटेड हैं तो नेचुरल है हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप नहीं हो पाती। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं हमारा सेटिस्फेक्शन जो है बढ़ता है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, हमारे अंदर लीडरशिप की भावना आती है। तो जो शिक्षा है वो हमें व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है।
नेक्स्ट है सामाजिक सम्मान। शिक्षित व्यक्ति को समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। ये आप और हम सभी जानते हैं कि एक अनएजुकेटेड व्यक्ति को और एक शिक्षित व्यक्ति को जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, दोनों में अंतर होता है। आपके पास कोई एक बहुत ही वेल एजुकेटेड बंदा आ गया तो आप क्या करते हैं, नेचुरल उसको रिस्पेक्ट देंगे, आइए बैठिए, ये सब चीजें। लेकिन वही आपके पास साधारण से कपड़े पहना कोई गांव का कोई साधारण सा व्यक्ति आ गया तो हम उसको उतनी प्रतिष्ठा नहीं दे पाते। ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास, यानी शिक्षा व्यक्ति को सभ्य नागरिक बनाती है। जब हम शिक्षित होते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर हमारी कल्चर, मॉरल वैल्यूज, ये सब भी जागृत होते हैं, जो हमें एक अच्छा नागरिक, एक सभ्य नागरिक बनाने में हमारी मदद करती है। ये तो था शिक्षा उपभोग के रूप में। अब अगर हम बात करते हैं शिक्षा निवेश वस्तु के रूप में, तो सबसे पहले हम देखते हैं निवेश का क्या अर्थ है। निवेश वस्तु का अर्थ, निवेश वस्तु वह होती है जिस पर वर्तमान में खर्च किया जाता है ताकि भविष्य में अधिक आय या लाभ प्राप्त हो। देखिए, आपने देखा दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। जब हम शिक्षा में उपभोग की बात करते हैं, शिक्षा को उपभोग की बात करते हैं, तो क्या होता है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें तुरंत मिलता है। लेकिन जब हम निवेश की बात करते हैं तो उससे जो हमें प्राप्ति होती है वो हमें लॉन्ग टर्म में होती है। जब शिक्षा पर किया गया खर्च भविष्य में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य में अधिक आय, बेहतर रोजगार और उच्च उत्पादकता प्रदान करता है, तब यह निवेश कहलाता है। यह निवेश मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आधार है। मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या हुआ, हम, आप, हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनशक्ति को शिक्षित, जनशक्ति यानी आप हम, जनशक्ति को शिक्षित, स्वस्थ और कुशल बनाकर राष्ट्र के विकास में लगाया जाता है। जैसे हमने शिक्षा उपभोग के रूप में उसकी विशेषताएं पढ़ी, ऐसी ही है शिक्षा निवेश के रूप में इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली है आय में वृद्धि। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अधिक कमाता है। उदाहरण के लिए एक 10वीं पास व्यक्ति मजदूरी करता है जबकि इंजीनियर लाखों रुपए सालाना कमाता है। ये आप और हम सभी देखते हैं, हमारे घरों में भी होता है। आप देखते हैं अगर व्यक्ति कम एजुकेटेड है तो उसके पास जो अर्निंग सोर्सेज होते हैं वो थोड़े लो होते हैं, जबकि अगर आप हाई डिग्री लेते हो जैसे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो क्या होता है, आपका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत हाई होता है। तो शिक्षा में अगर हम निवेश करते हैं तो उससे हमारी आय भी बढ़ती है। दूसरा है रोजगार के अवसर, यानी शिक्षा से बेहतर नौकरी मिलती है। नेचुरल है, अगर आप पढ़े लिखे कम हो तो आपके पास नौकरी की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होंगी। लेकिन अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति हो तो आपके पास बहुत डायरेक्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता है एमए करने के बाद में हमारे पास बैंकिंग की जॉब होंगी। ठीक है, आप निवेश, आप जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे स्कोप होंगे, बहुत सारे लाइन होंगी। तो जब हम शिक्षा में निवेश करते हैं तो ये हमारे आय में वृद्धि के साथ साथ बहुत सारे रोजगार के अवसर भी सृजन करती है। अब है उत्पादकता में वृद्धि। शिक्षित श्रमिक कम समय में अधिक उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए प्रशिक्षित कंप्यूटर ऑपरेटर साधारण कर्मचारी से तेज कार्य करता है। देखिए, जब हमारा अगर हम पीछे की बात करें यानी आज तक की बात करें तो नेचुरली आप देखते होंगे बहुत सारा काम मैनुअल होता है, यानी हाथ से होता है। लेकिन आगे एआई का युग है तो आप देखेंगे कि अब क्या है, ह्यूमन की जगह, मानव की जगह कंप्यूटर ने ले ली। तो जिस काम को करने में हमें आपको बहुत सारा वक्त लगता है, कंप्यूटर एक ही क्लिक में उसको काम को करता है। तो अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का मतलब आपका काम करने की जो क्षमता है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है, वो बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। नेक्स्ट है तकनीकी प्रगति, जो भी हमने बात करी है। शिक्षा से वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर तैयार होते हैं। यानी शिक्षित व्यक्ति का शिक्षा लेने पर जरूर सभ्य बनने के साथ साथ आप तकनीकी प्रगति भी करते हो। यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी में जाते हो तो आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, और जब डॉक्टर बनोगे आप रिसर्चर बन सकते हो, और जब रिसर्चर बनोगे तो नेचुरल है, जो हमने एग्जांपल लिया है कि जो इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण शिक्षा का निवेश लाभ है। यानी हम शिक्षा के द्वारा ही ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। शिक्षा से जीडीपी बढ़ती है,
और गरीबी घटती है। जब आप शिक्षित होंगे, आप अच्छी जॉब लेंगे, आप खुद जॉब करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे, आप और लोगों को जॉब देंगे, आप जॉब देंगे, नेचुरल है उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं जीडीपी को भी बढ़ाएगी, तो उससे क्या होगा, गरीबी घटेगी। अब है शिक्षा का दोहरा स्वरूप, यानी अभी हमने शिक्षा के दोनों पक्ष पढ़े, शिक्षा उपभोग के रूप में और शिक्षा निवेश के रूप में। तो समरी में हमने क्या निकाला, शिक्षा हमें वर्तमान में अगर ज्ञान, आनंद और सम्मान, व्यक्तित्व विकास देती है तो हम कहेंगे यह एक उपभोग है, और यदि शिक्षा में भविष्य में आय, रोजगार, सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास देती है तो हम कहेंगे यह निवेश है। देखिए यहाँ हमने कंपैरेटिव व्यू दिया है, बहुत शॉर्ट में हमने 4 आधार लिए हैं जिस पे हम उपभोग वस्तु, निवेश वस्तु, यानी शिक्षा को उपभोग के रूप में और शिक्षा को निवेश के रूप में माना है, तो हमने दोनों में कंपैरिजन किया है। यदि लाभ के आधार पर देखें तो शिक्षा उपभोग के रूप में अगर है तो वो हमें तत्काल संतुष्टि देती है, जबकि निवेश के रूप में बात करें तो हमें जो भविष्य में उसका लाभ मिलता है। यदि हम उद्देश्य की बात करती हैं तो शिक्षा उपभोग के रूप में हमें संतोष देती है, जबकि निवेश के रूप में हमें उससे आय की प्राप्ति होती है। यदि हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति यानी उसका नेचर, तो हमें उपभोग के रूप में पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, यानी अगर मैंने वस्तु का उपभोग किया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन जब हम निवेश की बात करते हैं तो उससे हमें आर्थिक लाभ होता है। हमने लास्ट हमने एग्जांपल लिया है कि यदि हम उपभोग वस्तु के रूप में बात करते हैं तो हमारा उदाहरण है कला या साहित्य, यानी हम कुछ ड्रॉ करते हैं, आप पेंटिंग बनाते हो, ठीक है, आप कोई लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको तुरंत सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। इसी तरह से जब हम निवेश की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है। शिक्षा उपभोग भी है और निवेश भी, दोनों एक साथ। चलिए छोटी सी स्टोरी बताते हैं। होता है, आपने भी देखा होगा, हम बुक पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो कंसेप्ट हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपके लिए लाई हूँ कि एक छोटे गांव में एक रिया नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता दुकान चलाते थे, नॉर्मल है, बहुत लोअर परिवार था, उनकी आय बहुत सीमित थी। लेकिन जो रिया थी उसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। अब किताबें पढ़ने का उद्देश्य उसका आय कमाना नहीं था, अभी उसको किताबें पढ़ना पसंद था। स्कूल जाते वक्त वो सोचती कि पढ़ाई में आज मजा आएगा, क्या होगा, नई चीजें मिलेंगी जानने को, कहानियां सुनने को मिलेगी, नए दोस्त मिलेंगे। तो क्या किया, ये शिक्षा उस समय उसके लिए एक उपभोग थी जिससे उसे संतुष्टि प्राप्त होती थी। लेकिन बेटी की पढ़ाई पर इतना खर्च, तो उसकी माँ ने बोला हमारा क्या होगा, नेचुरल है, एक सीमित आय वाला परिवार है ना, और नेचुरल है अगर आप एक बच्चे को भी पढ़ा रहे हो तो उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता है ना। तो उन्होंने कहा कि एक बेटी पे इतना सारा खर्च, परिवार कैसे चलेगा। तो पिता ने क्या समझाया, उन्होंने कहा शिक्षा खर्च नहीं निवेश है। यही जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, शिक्षा खर्च नहीं निवेश है। आज जो सीख रही है कल वही उसे बड़ा बनाएगा। अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई है ना, उसके खर्चे भी बढ़े। अब उसने 12th में टॉप कर लिया, कॉलेज में बीटेक किया। पढ़ाई के दौरान उसे तनाव भी आया, नेचुरल है, जब एग्जाम्स होते हैं बहुत सारा स्ट्रेस होता है हमारे लिए, है ना। तो क्या हुआ, जब स्ट्रेस आया तो उसने रात को जागकर पढ़ना शुरू किया। यहाँ पर भी ये उसका एक उपभोग था। उपभोग किस चीज का, उसकी मेहनत का, जो उसने अपनी स्टडी में की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डिग्री मिलते ही अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लगी, सैलरी 10 लाख सालाना हुई। कुछ समय में बाद उसका प्रमोशन हो गया और अब उसकी सैलरी 25 लाख रुपए हो गई। उसने परिवार को शहर में घर दिलाया, माता पिता की देखभाल की। आज रिया कहती है शिक्षा ने मुझे पहले आनंद दिया, यानी जब वो छोटी थी उसने अब बच्चों के साथ एंजॉय किया, नए दोस्त बनाए, कहानी सुनी, है ना। तो क्या हुआ, उसे आनंद मिला, यानी ज्ञान का मजा, और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर रिटर्न क्या मिला, जो हमने भविष्य की बात करी थी, रिटर्न मिला बेहतर नौकरी, सम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता। यानी यह उपभोग है क्योंकि आज खुशी देती है, और निवेश है जो कल ज्यादा कमाई और बेहतर जीवन देती है। मुझे लगता है अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि शिक्षा को यदि हम उपभोग के रूप में देखते हैं और शिक्षा को निवेश के रूप में देखते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ये तो एक नॉर्मल कंसेप्ट था, शिक्षा निवेश के रूप में, उपभोग के रूप में। यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें, है ना, यदि हम भारत की बात करें तो उस संदर्भ में हम शिक्षा का उपभोगात्मक स्वरूप देखते हैं,
तो देखिए इसमें है कि भारत की सभ्यता प्राचीन काल से ही शिक्षा को जीवन मूल्य मानती रही है, ना कि केवल रोजगार का साधन। यानी जो प्राचीन आपने देखा होगा गुरुकुल प्रणाली थी, तो उसमें क्या था, ये नहीं कि हम बच्चे को स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि वो कल बड़ा होके रोजगार करेगा, बड़े बड़े इतने ज्यादा पैसे कमाएगा, नहीं। हम मानते थे कि शिक्षा जब हम बच्चे को देंगे तो उसके अंदर मॉरल वैल्यूज जागृत होंगी, लाइफ को, जीवन को जीने के तरीके समझ में आएंगे। इसीलिए इसमें सबसे पहले था नैतिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा। यानी जब भारत में बच्चे को शिक्षा दी जाती थी तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था उसमें नैतिकता की भावना जागृत करना, उसको संस्कार देना, धर्म, सामाजिक कर्तव्यों बताना आदि। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए क्या थी, गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी हमारे यहाँ, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत का अध्ययन। ये जो आज सभी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, यह शिक्षा आय बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि चरित्र निर्माण के लिए। यानी यदि हम भारत की बात करते हैं इन शॉर्ट, तो भारत में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो आय कमाना नहीं बल्कि छात्र में नैतिक मूल्यों का विकास करना था। दूसरा है सामान्य एवं उदार शिक्षा। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला आदि संगीत हैं। इनसे क्या होता है, यह शिक्षा सांस्कृतिक आनंद प्रदान करती है, अतः यह भी एक उपभोग है। अब यदि हम बात करते हैं सामाजिक सम्मान एवं आत्मसंतोष की, यानी भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो शिक्षा सामाजिक सम्मान प्रदान करती है और आत्मसंतोष भी मिलता है। और फोर्थ पॉइंट है महिलाओं की शिक्षा। उपभोग की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो महिलाओं का क्या होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और उसमें जागरूकता आती है। जागरूकता यानी समाज में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, है ना, उसके लिए जो अधिकार बने हैं, उसके लिए जो सुविधाएं बनी हैं, उसके प्रति क्या होती है, वो अवेयर हो जाती है। वो कब होती है, जब वो शिक्षा ग्रहण करती है ना। तो महिलाओं की दृष्टि से शिक्षा उपभोग के रूप में उनमें उनको आत्मनिर्भर बनाती है, उनमें निर्णय क्षमता का विकास करती है और उन्हें जागरूक करती है। भले ही सभी महिलाएं नौकरी ना करें फिर भी शिक्षा उन्हें सशक्त जीवन जीने का सुख देती है। यानी अगर महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण करके नौकरी करें, पैसा कमाएं, नहीं, उन्हें जीवन जीने की कला आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आजीवन शिक्षा एवं अवकाश उपयोग। वृद्धों द्वारा पढ़ना, धार्मिक एवं आध्यात्मिक अध्ययन, ऑनलाइन कोर्स, शौक के लिए यह शिक्षा सीधे उपभोग है। इसको हमने एक डायग्राम के रूप में दिखाया है कि उपभोग के रूप में शिक्षा, इसमें हमने एक्स अक्ष पर शिक्षा की मात्रा दिखाई है और वाई अक्ष पर उपयोगिता यानी संतोष दिखाई है। तो आप देखिए जो ये जो लाइन दिखाई है डॉटेड लाइन, ये हमारी ऊपर की तरफ जा रही है और आप सभी को पता है जब दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो हमारा जो कर्व है, हमारी जो रेखा है वो ऊपर की तरफ जाती है, और जब दो चीजों में नेगेटिव यानी विपरीत संबंध होता है तो रेखा जो होती है ऊपर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। तो इसमें देखिए रेखा हमारी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम शिक्षित होंगे हमारी उपयोगिता बढ़ेगी, लेकिन सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। नेक्स्ट में है भारत में शिक्षा निवेश के रूप में। अभी हमने उपभोग के रूप में पढ़ी थी भारत में, अब हम पढ़ेंगे निवेश के रूप में भारत में शिक्षा। भारत की विशाल जनसंख्या को संपत्ति बनाने का एकमात्र साधन शिक्षा है। हम बोलते हैं भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, विशाल है, बहुत सारे व्यक्तियों को अपने जीवन जीने के लिए आजीविका का साधन ढूंढना पड़ता है और उसके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, कानून, आईटी एवं तकनीकी शिक्षा। यानी अगर हम अपनी शिक्षा पर खर्च करते हैं जो हमें सही डायरेक्शन में ले जाती है तो क्या होता है, हम हायर एजुकेशन लेते हैं या वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं तो हमारे पास आय के बहुत बड़े बड़े सोर्स जनरेट होते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें कौशल विकास और रोजगार, आपने देखा है सरकार इस समय
स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, स्टार्टअप, ये सभी क्या है? ये सभी आपके रोजगार सृजन करने के क्षेत्र हैं। एक शिक्षा होती है, आपने क्लास में एक औपचारिक रूप से पढ़ाई करी, ठीक है, वो आपके पास इनकम सोर्सेस इतने जनरेट नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्किल इंडिया की, या हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की, तो आप देखिए, आप थोड़ी सी कौशल को, अगर आपके अंदर जो स्किल है, अगर आप उसको डेवलप करेंगे, तो आपके पास रोजगार के बहुत बड़े अवसर सृजन हो जाएंगे। इसमें आप खुद तो काम करेंगे, आप अपने अंडर बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ना, यानी अगर आपने शिक्षा पर निवेश किया है तो वो सीधा आपको रोजगार से जोड़ेगी। इसके बाद है शिक्षा और उत्पादकता। शिक्षित श्रमिक अधिक कुशल, तकनीक को जल्दी अपनाने की क्षमता, औद्योगिक विकास, यानी कि ये बताती है कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो क्या होता है? टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से सीख पाता है। अब आप देखिए, सपोज आपके सामने कंप्यूटर रखा है, अभी यहाँ हम एक अनएजुकेटेड व्यक्ति को बिठा दें तो क्या होगा? उसको यही समझ में नहीं आएगा ये क्या है। आप उसको माउस पकड़ा दो, उसे ये समझ में नहीं आएगा इसको मुझे कैसे ऑपरेट करना है। लेकिन वहीं अगर आप किसी शिक्षित व्यक्ति को बैठा दोगे तो आप उसे सिखाओगे कि माउस को ऐसे पकड़ें, इसको ऐसे चलाएं, तो क्या होगा? अपनी शिक्षा जो उसने कहीं ना कहीं अपने अनुभव लिए हैं उसको वहां प्रयोग करेगा, और क्या होगा? वो धीरे 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 उसको ऑपरेट करना सीख जाएगा, है ना? तो हमने बोला शिक्षा क्या होती है? श्रमिक को अधिक कुशल और तकनीक को जल्दी अपनाने की क्षमता पैदा करती है। शिक्षा और आर्थिक विकास, ये तो हम सभी जानते हैं कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो शिक्षा है वो आर्थिक विकास में अपना योगदान देती है। आप शिक्षित होंगे, आप अच्छा रोजगार प्राप्त करेंगे। नेचुरल है, जब आप रोजगार प्राप्त करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन देश में भी बढ़ेगा, और देश में बढ़ेगा तो उसका डेवलपमेंट निश्चय ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक निवेश के रूप में शिक्षा, यानी सरकार द्वारा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाएं चलाई जा रही हैं, मिड डे मील की व्यवस्था है, आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। आपको भी पता है, आप लोग कितनी कितनी भी ज्यादा फीस हो, आप बीएड के स्टूडेंट की देखते हो आप कितनी फीस है, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें छात्रवृत्ति दी हुई है। स्कॉलरशिप के माध्यम से क्या होता है? आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, आपको शिक्षा का अधिकार नियम पता होते हैं, तो इससे क्या होती है? ये सभी सामाजिक प्रतिफल भी प्रदान करते हैं। निवेश के रूप में शिक्षा, इसको भी हमने एक चित्र के रूप में दिखाया है, डायग्राम दिखाया है। इस पे हमने लिखा है एक्स अक्ष पर शिक्षा पर व्यय और वाई अक्ष पर आय और उत्पादन। ये भी दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रही है, पॉजिटिव रिलेशन दिखा रही है, यानी कि शिक्षा पर व्यय, जितना ज्यादा हम शिक्षा पर व्यय करेंगे, शिक्षा पर व्यय करने से हमें उतनी ही ज्यादा आय मिलेगी, या हमारा उत्पादन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अब वही बात, जहां कुछ फायदे होते हैं वहां हमारे साथ कुछ चुनौतियां भी साथ में होती हैं। नेचुरल है, हमने बड़ी बड़ी बातें करी, शिक्षा उपभोग के रूप में, शिक्षा निवेश के रूप में, ठीक है। लेकिन अब हमारे सामने आता है जब हम भारत के संदर्भ की बात करते हैं, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, यहाँ की जनसंख्या, हम ये भी बोलते हैं अधिकांश जनसंख्या कृषि में निवास करती है, कृषि क्षेत्र में निवास करती है ना। तो इसके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं भी लगी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी, आपने भी देखा है, अपने घर में देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा कि लोग शिक्षित तो हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है ना, बेरोजगार घूम रहे हैं। इसका रीजन बताएंगे क्या होता है? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्वालिटेटिव एजुकेशन, जिस पर आज हमारी सरकार लगातार ध्यान दे रही है। आप देखते हो हमारे महाविद्यालय में भी, आप दूसरे स्कूलों में भी देखते हो, वहां पर क्या है, एजुकेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। पहले क्या था, केवल किताबी ज्ञान था, अब आप देख लो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना। अब आप सपोज इसी की बात कर लीजिए, पीपीटी प्रेजेंटेशन, क्या होता है यहाँ पर जो डिस्कशन होता है उससे क्या होता है, हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, चीजों को समझने की क्षमता बढ़ती है। तो क्या होता है, अगर हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है, क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं है, तो क्या होता है, हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती। या इसको हम एक पक्ष में ये भी ले सकते हैं कि आज भी क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोग शिक्षित तो हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, यानी हमारे भारत में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज्यादा मात्रा में विद्यमान है। दूसरा है गुणवत्ताहीन शिक्षा, जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन शिक्षा में क्वालिटी नहीं है, यानी शिक्षा ऐसी नहीं है कि आपने पढ़ा, आपने एमए किया या आपने पीएचडी की और आपको तुरंत जॉब मिल जाए। क्या होता है, जब हम शिक्षा पढ़ लेते हैं तो
तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल यानी हमने सबने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन जब हम उसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए बात करते हैं तो क्या होता है, हमें वो उसका पार्ट समझ में नहीं आता। तो ये जरूरी है, यदि हम इसके सुझाव की भी बात करें साथ साथ में, तो ये जरूरी है कि जो भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसके सैद्धांतिक के साथ साथ उसके व्यवहारिक पक्ष का भी ज्ञान लिया जाए, यानी कि थ्योरेटिकल के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी पढ़ा जाए। उसके बाद है क्षेत्रीय असमानता, यानी जो हमारा रीजनल इनइक्वालिटी है वो हमारे साथ साथ चल रही है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि शिक्षा पर निवेश भारत के लिए अनिवार्य है, यानी कि यदि हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो निवेश है वो कंपल्सरी है, तभी हम अपनी इन समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। फाइनली जब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, भारत में शिक्षा व्यक्ति को सभ्य नागरिक बनाती है, समाज को सुसंस्कृत करती है और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाती है। अतः स्पष्ट है कि भारत में शिक्षा एक साथ उपभोग भी है और निवेश भी है, और दोनों रूपों में राष्ट्र निर्माण का आधार है। यानी शिक्षा को ना तो केवल हम उपभोग के पक्ष में देख सकते हैं और ना ही केवल निवेश को। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ साथ चलते हैं, यानी पहले आप इस पर उपभोग करते हैं और बाद में उसे निवेश के रूप में चलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का एक अच्छा सा टॉपिक,